Hello everyone, today I discuss class 10th NCERT book of science. फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हम दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? किसी भी अभिक्रिया में रासायनिक प्रॉपर्टी में चेंज होना, किसी भी अभिक्रिया में रासायनिक प्रॉपर्टी में चेंज होना, यानी कि उसके रासायनिक स्वरूप में परिवर्तन होना, केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो जाना, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ा जाता है तो दूध फट जाता है, यानी कि दूध अब पहला जैसा नहीं हो सकता, वो फट गया, उसकी जो रासायनिक प्रकृति है वो बदल गई, अब वो किसी काम का नहीं रहा। ठीक है, उसी प्रकार लोहे की वस्तु है, जब लोहे की वस्तु को वायुमंडल में खुला छोड़ा जाता है तो वह वायु और आर्द्रता से क्रिया कर लेता है और उसका क्या बना लेता है? ऑक्साइड बना लेता है, यानी कि उस पर जंग लग जाती है। और जो जंग है वो भूरे रंग की परत होती है। कौन से रंग की परत होती है? भूरे रंग की। आपने देखा होगा लोहे पर बुरा बुरा सा दिखाई देता है, बुरा सा, और जंग के कारण लोहे का वजन बढ़ जाता है। ठीक है, तो जंग का रासायनिक सूत्र भी देख लो। जंग का रासायनिक सूत्र बोर्ड की एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3। तो इसको कहीं नोट डाउन करके रख लेना, ये 1 नंबर का बोर्ड के एग्जाम में आता है। ठीक है, इतना समझ गए तो आगे चलते हैं। इसी प्रकार अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन को पकाया जाता है। भोजन को पकाया जाता है तो भोजन जैसे मान लो दाल है, अब दाल जो है वो उसको पकाते हैं, तो पकाने के बाद में क्या वापस से दाल को वैसा का वैसा परिवर्तित किया जा सकता है? क्या नहीं किया जा सकता, यानी कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो गया है। ठीक है, उसी प्रकार से आगे जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन चली गई। ठीक है, अब क्या हम वापस से ऑक्सीजन बना सकते हैं? क्या नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम ऑक्सीजन की जगह क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी कि उसकी भी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो गया। तो इन सभी परिस्थितियों में क्या होता है? प्रकृति की कुछ ना कुछ बदलाव हो जाता है। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ, कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, बदल जाता है, उसका रासायनिक स्वरूप बदल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा इसलिए होता है कि रासायनिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, तभी तो वो केमिकल चेंज कहलाता है। अगर रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा? वो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा, फिर फिजिकल चेंज। इसको समझने के लिए हम क्रियाकलाप 1.1 करते हैं। तो देखते हैं क्रियाकलाप 1.1 में क्या है। क्रियाकलाप 1.1, सावधानी, इस क्रियाकलाप को शिक्षक के सहयोग से करना है, यानी कि शिक्षक की उपस्थिति में करना है। तो इसमें क्या करते हैं, लगभग 2 सेमी लंबा मैग्नीशियम रिबन ले लेते हैं, 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, और उसे अच्छे से साफ कर लेते हैं और चिमटे की सहायता से पकड़ करके लैंप बर्नर में रख देते हैं। तो मैं इधर डायग्राम में समझा देता हूँ आपको। ये देखो डायग्राम, इसमें क्या ले रखा है? मैग्नीशियम रिबन को चिमटे की सहायता से पकड़ रखा है। ठीक है, ये वाला जो दिख रहा है ये मैग्नीशियम रिबन है। ठीक है, और ये बर्नर है। अब क्या हो रहा है? मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा है। मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर मैग्नीशियम से, देखो ये वाइट वाइट कलर का दिख रहा है इधर, ये देखो ये वाला दिख रहा है ना, ये वाली, ये वाइट वाइट कलर का दिख रहा है, ये क्या है? ये मैग्नीशियम की राख बन रही है। या अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम की क्या बन रही है? केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है और पाउडर के रूप में परिवर्तित हो रहा है। ये देखो बन रहा है ना, ये सफ़ेद चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम मैग्नीशियम की अभिक्रिया रिएक्शन ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराते हैं तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाता है MgO। इसको हम MgO बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो गया, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, इसको जलाने पर, जलाएंगे तभी तो बनेगा, ऐसे थोड़ी बन जाएगा। ठीक है, तो आगे देखो, इसी प्रकार क्रियाकलाप 2 करते हैं। क्रियाकलाप 2 भी इसी प्रकार है। तो क्रियाकलाप 3 देखो, क्रियाकलाप 3, क्रियाकलाप 3 में
हम शंकु आकार परास ले लेंगे परख नली में और दानेदार जिंक ले लेंगे। तो देखो चित्र में देखो, शंकु आकार पलास में क्या क्या ले रखा है, ये देखो दानेदार जिंक, यानी जस्ते को जिंक बोलते हैं, जस्ता लिखा हुआ है ना, इसका फॉर्मूला होता है Zn। क्या होता है Zn, जिंक Zn, ये वाला, ये फॉर्मूला होता है जिंक का। ठीक है, तो जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला H2SO4, ये होता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला। इस क्रिया को, इस रासायनिक अभिक्रिया को हम इधर समझते हैं। जिंक Zn, जिंक की अभिक्रिया मैंने करवाई किससे, H2SO4 से। जब जिंक की अभिक्रिया H2SO4 से करवाई तो क्या बन गया, तो जिंक का बन गया सल्फेट ZnSO4, और बाहर क्या निकल गया, हाइड्रोजन गैस निकल गई, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये बाहर निकल जाती है, और ये बाहर निकलने के लिए ये मैंने जो तीर का चिन्ह लगाया है, ठीक है ना, ये वाला, इससे दर्शाया कि ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि जिंक H2SO4 से क्रिया करके जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। तो इन सभी क्रियाकलापों को करने के बाद हमें क्या पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है, उसकी गैस के निष्कासन और उत्सर्जन होता है, गैस भी निकलती है, और तापमान में परिवर्तन हो जाता है। अगर तापमान ज़्यादा है तो कम हो जाता है, कम होता है तो ज़्यादा हो जाता है, और कभी कभी परिवर्तित भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब हम देखते हैं। अब देखो रासायनिक समीकरण, कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो क्रियाकलाप 1.1 में हमने देखा कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। इसको कैसे लिखेंगे, इसको समीकरण के रूप में तो लिखेंगे। तो ये जो मैंने Mg+O2 ऐसे लिखा ना, और MgO बनाया, ये ही रासायनिक समीकरण होता है, ये वाला ही रासायनिक समीकरण होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और इसे इस प्रकार लिखा गया है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनके रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, और इन पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, जैसे मान लो ये मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। ये मैग्नीशियम Mg+O2 ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो ये जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं, ये वाले, ये तो कहलाते हैं अभिकारक, और भाग लेने के बाद में जो नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है वो कहलाता है उत्पाद। ये देखो नए पदार्थ जो बन जाते हैं ये उत्पाद, और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं ये अभिकारक कहलाते हैं। तो अभिकारक तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हो गया, और उत्पाद हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमेशा याद रखना कि अभिकारक हमें लेफ्ट साइड की ओर लिखना है और उत्पाद राइट साइड की ओर लिखना है, और इन्हें लिखने के लिए तीर का चिन्ह लगाते हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये प्लस का चिन्ह क्यों लगाया गया, प्लस का चिन्ह क्यों लगाया गया। तो प्लस का चिन्ह इसलिए लगाया गया क्योंकि अभिकारक कभी भी एकल अभिकारक मिलकर के नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं तो उन्हें मिलने के लिए प्लस का चिन्ह लगाते हैं। आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा, प्लस को ऐड भी बोलते हैं, ऐड करना। जैसे 2 और 2 +4 होता है, वैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को यहाँ पर ऐड करके लिखने के लिए प्लस का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, और तीर का चिन्ह रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हो रही है। अब बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि ये तीर का चिन्ह नहीं लगाते, वो क्या करते हैं, इक्वल टू का चिन्ह लगा देते हैं, ये वाला चिन्ह लगा देते हैं, जबकि ये वाला चिन्ह है रॉन्ग है, ये नहीं लगाना आपको। हमेशा जब भी रासायनिक अभिक्रिया लिखो तब आप ये वाला चिन्ह लगाओ। कौन सा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के ये मध्य में जो लग रहा है ना तीर वाला एरो का चिन्ह, ये वाला लगाओ, ये वाला चिन्ह ही लगेगा। ठीक है, तो इतना समझ गए होंगे। आगे चलते हैं।
सब समीकरण में अभिकारक उत्पाद परिवर्तन के मध्य एक तीर का चिन्ह निशान दर्शाया गया है। अभिकारक के बीच प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाई और लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। ये मैंने आपको सब बता दिया है, तो इसको पढ़ लेना। पढ़ो तो पढ़ लो, 1 मिनट। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। रासायनिक समीकरण लिखना। रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं, तो अभी मैंने समझाया है, तो दोबारा से थोड़ा सा और देख लो कि रासायनिक समीकरण लिखने के लिए रासायनिक सूत्र का उपयोग करते हैं। ऐसे थोड़ी लिख देते हैं कि शब्दों में लिख दिया कि मैग्नीशियम लिख दिया और ऑक्सीजन लिख दिया, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। ऐसा नहीं करते हैं। मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का और मैग्नीशियम ऑक्साइड का, इनका सबके फॉर्मूले याद होने चाहिए। जो मैंने तुम्हें पहले देखा होगा, तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा। एक टेबल आती है 20 तक एलिमेंट्स की, जैसे हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ऐसे वो सबको याद होनी चाहिए। और अब तो ज़्यादा होनी चाहिए, 20 तक काम नहीं चलेगा। लेकिन मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो ये देखो, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये अभिकारक है और मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारकों को तो बाईं ओर लिखा जाता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड, और जो अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तन हो रहे हैं उन्हें राइट हैंड साइड लिखा जाता है। ठीक है, तो तीर के निशान को बाईं ओर से दाईं ओर लिखा जाता है और परमाणु संख्या की गिनती कर उनकी तुलना की जाती है। तो अब मैं थोड़ा सा बता दूं तुम्हें कि परमाणु संख्या क्या होती है। तो मैग्नीशियम का जो ऑक्सीजन का जो ये O2 लग रहा है ना, ये वाला, ये उसकी परमाणु संख्या है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की 2 परमाणु लिए गए हैं, और यहाँ पर कुछ नहीं लग रहा तो ये 1 परमाणु लिया गया है। ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, लेकिन इस समीकरण को संतुलित करना आवश्यक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने द्रव्यमान संरक्षण नियम का अनुसरण कर रखा है। हमने पढ़ रखा है कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार न तो पदार्थ को बनाया जा सकता है और न ही पदार्थ को नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे देखो कैसे करते हैं, समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ही बता देता हूँ। ये है मैग्नीशियम Mg, ठीक है, और ये कर रहा है ऑक्सीजन से क्रिया, और ये MgO बना रहा है। अब इसको समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखो मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर मैग्नीशियम, थोड़ा मैं छोटा लिख देता हूँ इसको, ये देखो Mg है, ये ऑक्सीजन है, ये क्रिया कर रहे हैं और मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना रहे हैं। तो इधर देखो, इधर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 2 है। इधर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 1 है, यानी कि 1 परमाणु। इधर मैग्नीशियम की मात्रा कितनी है, 1 है। इधर मैग्नीशियम की मात्रा कितनी है, 1 है। तो यानी कि ये ऑक्सीजन परमाणु संतुलित नहीं है। अब इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, इधर 2 लगाएंगे। कि सर आपने 2 इधर ही क्यों लगाया, क्योंकि कभी भी 2 जब उत्पाद बनाते हैं, उत्पाद की तरफ या अभिकारक की तरफ नीचे नहीं लगाते, उसके सामने की ओर लगाते। अब इधर सामने की ओर लगाने से क्या हुआ कि मैग्नीशियम भी 2 गया और ऑक्सीजन भी 2 गई। तो ऑक्सीजन तो संतुलित हो गई, लेकिन मैग्नीशियम संतुलित नहीं हुआ। मैग्नीशियम को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, इधर भी 2 लगाएंगे। क्यों लगाए इधर 2, क्योंकि मैग्नीशियम संतुलित नहीं है। अब मैग्नीशियम को संतुलित करने के लिए तो 2 लगाएंगे, तो इधर क्या कर देंगे, इधर 2 लगा दिया और यहाँ पर 2 लगा दिया। जैसे इधर 2 लगाया, मैग्नीशियम क्या हो गया, संतुलित हो गया। देखो यहाँ पर भी 2 Mg, यहाँ पर भी 2 Mg, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2। ये वाला ऑक्सीजन इसके लिए भी कार्य करेगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन है, ये 2 इसके लिए भी कार्य करता है। तो इतना सब समझ गए होंगे मैग्नीशियम को संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि समीकरण को दोनों द्रव्यमान बराबर नहीं है, किसी भी क्रिया में रासायनिक समीकरण कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, तो आपको द्रव्यमान संरक्षण नियम का स्मरण तो है ही, जो मैंने अभी बताया भी था कि
ना तो पदार्थ को बनाया जा सकता है और ना ही पदार्थ को नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो दोनों और तत्वों के बराबर रखना पड़ता है। दूसरे शब्द में अगर कहें तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान रहती है, इसलिए इसे कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक हो जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, इसको चरणबद्ध तरीके से संतुलित करना देखते हैं। अब कैसे करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो हम एक रासायनिक अभिक्रिया ले लेते हैं जो हमने अभी करी, जिंक वाली, ये वाली जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया, और जिंक सल्फेट बनाता और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही थी। तो देखो ये रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है, जिंक प्लस H2SO4 प्लस ZnSO4H2। ठीक है, इसको संतुलित कैसे करेंगे। तो क्या ये पहले से संतुलित है, तो देखो हाँ ये पहले से संतुलित है। बताओ कैसे पता चला मेरे को। ये देखो जिंक इधर कितना है, एक, इधर जिंक एक, इधर हाइड्रोजन दो, इधर हाइड्रोजन दो, इधर सल्फर कितना है, एक, सल्फर एक, ऑक्सीजन चार, ऑक्सीजन चार। तो यानी कि ये रासायनिक समीकरण संतुलित है। ठीक है, समझ गए क्या। चलो एक बार दोबारा देख लो। ये देखो हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो है, जिंक एक है, जिंक एक है, सल्फर एक है, सल्फर एक है, ऑक्सीजन चार है, ऑक्सीजन चार है। ठीक है, यानी कि ये समीकरण संतुलित है। अब इसको चरणबद्ध तरीके से कैसे लिखेंगे। चरणबद्ध तरीके से लिखने के लिए नीचे देखो, नीचे की ओर चलते हैं। ये देखो ये सारणी बना ली अपन ने। तत्व है जिंक है अपने पास, हाइड्रोजन है, सल्फर और ऑक्सीजन है। तो Zn प्लस H2SO4 तीर का चिन्ह आया। ठीक है, क्यों आया मैंने सब समझा दिया है। और जिंक सल्फेट बन गया और H2 बाहर निकल गया। ठीक है, ये समझ गए। तो देखो यहाँ पर जिंक कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में जिंक एक है, तो यहाँ पर एक लिख दिया। यहाँ पर जिंक कितना है राइट हैंड साइड में, यहाँ पर जिंक है एक, ये एक लिख दिया। H2 कितना है, दो, H2 दो लिख दिया। इधर H2 कितना है, ये देखो ये वाला, ये H2 है। ठीक है, ये वाला H2 है, ये दो लिख दिया। ठीक है, इधर ऐसे ही ये सल्फ़र एक इधर, तो सल्फ़र इधर भी एक लिख दिया। और ऑक्सीजन चार, ऑक्सीजन चार। ठीक है, समझ गए क्या। देख लो रिएक्शन भी देख लो, ये रिएक्शन। अब इनको चरणबद्ध तरीके से कैसे लिखा जाता है, तो ये हम सब आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो कोविड के दौरान अभी बच्चे जो 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं घर पर बैठ के, वो यूट्यूब से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।